जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने उठाए थे उन्हीं मुद्दों को राव इंद्रजीत सिंह ने समर्थन किया और इसके कारण से हमने उनको पार्टी में लिया। राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस के बीजेपी को अच्छे नहीं लगते थे। राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस के भ्रष्टाचार में कहीं भी शामिल नहीं थे। अगर एक इंस्टेंस भी आप उनके भ्रष्टाचार का बताएं तो हम उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह पिछले 3 साल से जब से हरियाणा सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, कांग्रेस की सरकार भी उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा पाई और इस कारण से हमने उनको भारतीय जनता पार्टी में लिया। जबकि विनोद शर्मा के ऊपर अनेक आरोप भ्रष्टाचार के थे, इसलिए हमने उनको पार्टी में नहीं लिया। चलिए, चौधरी धर्मवीर पर भी आरोप लगे थे, भले साबित नहीं हो चाहे कुछ, लेकिन आरोप तो हमेशा लग रहे हैं। चौधरी धर्मवीर जी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगे। चौधरी धर्मवीर जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले तोशाम से विधायक बने, बाद में बारडा से बने, उसके बाद कांग्रेस ने जब उनको सोना फेंक दिया, सोना से भी वो जीत के आए। एक व्यापक जन आधार वाले वो व्यक्ति हैं और जब वो भारतीय जनता पार्टी में पिछले 2 साल से संपर्क में थे और पूरा हरियाणा कहता था कि उन्होंने भगवा धारण कर रखा है 2 साल से, तो तभी से वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थे। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जी बिल्कुल, एक सवाल मैं आपसे, बीजेपी का अपना जनाधार नहीं है फिलहाल प्रदेश में, लेकिन कोशिश मोदी की लहर के साथ बढ़ने की, लेकिन आपका कहना है बीजेपी में शायद एक मत नहीं दिखाई दे रहा, सब कुछ ठीक नहीं है। ये आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार नहीं है। जी, भारतीय जनता पार्टी का प्रारंभ से ही हरियाणा में व्यापक जनाधार है। गैर कांग्रेसी आज तक हरियाणा में जितनी भी सरकार बनी है वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी है। एक भी गैर कांग्रेसी सरकार, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है आपके यहाँ? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी सवाल का जवाब जब बड़ा परिवार होता है। सुधा यादव, कैप्टन अभिमन्यु क्यों नहीं पहुंचे? कैप्टन अभिमन्यु रोज हमारे टीवी चैनल्स पे प्रवक्ता के रूप में हर डिबेट के अंदर भाग लेते हैं। सुधा यादव जी को उनको गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र दिया हुआ है और जहाँ बड़ा परिवार होता है छोटे मोटे किसी के मनभेद हो जाते हैं। आपको एक जानकारी दे दूं, हमने कोशिश की थी उनसे बातचीत करने की, जवाब यही मिला कि हम इस मामले में कुछ नहीं बोल सकते। ये शायद ये लग रहा है। चलिए, मैं बीजेपी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं बीजेपी से। चलिए जी। वैसे तो सभी पार्टियां बोलते हैं कि हम पूर्ण बहुमत लेके आएंगे, जिसकी की उम्मीद बिल्कुल ही नहीं लगती है, नहीं के बराबर है, और मिलजुल के लोग सरकार बनाते हैं। मैं उमेश भाई से सवाल पूछना चाहूंगा कि अब की बार जैसे जो भी रिजल्ट निकलता है उसमें इनको पूर्ण बहुमत अगर नहीं मिलता है सेंटर में आकर के, तो ये मिलजुल के सरकार बनाएंगे। और उसके बाद किसी मुद्दे पर मान लीजिए इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार छोड़ के चली गई, क्या ये सीट से चिपके हुए रहेंगे या मुद्दे पर अगर सहमत नहीं मिलता तो ये भी सीट को त्याग देंगे? ये उमेश जी, ये आपका एक काल्पनिक प्रश्न है कि अगर भाजपा को समर्थन नहीं मिला, इन काल्पनिक प्रश्नों के आज कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। हमारा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में पूर्ण बहुमत मिलेगा और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक स्थायी और स्थिर सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। जी, चलिए, ये सवाल इनका ये था कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो किया, जिस तरीके से चली गए, आप भी अगर सरकार बनाने के गठबंधन में आते हैं, लेकिन विवाद उठता है। कल्पना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कैसा होगा, ये केवल एक कल्पना है, लेकिन सवाल भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत प्रयास लगाएगी। जी, लहर एक कल्पना है, ये कल्पना। चलिए, ये आपका विषय है, आप बोलना उसके ऊपर। चलिए, मैं अश्विनी जी के पास चलूंगा। अश्विनी जी, आप भ्रष्टाचार की बात तो जरूर करती है इनेलो पार्टी, लेकिन कहीं ना कहीं ये लग रहा है सिंपैथी वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं इनेलो। आपके आला नेता जेल में, और शायद ये बता रहे लोगों को आपकी साजिश के तहत कांग्रेस ने उन्हें भेजा है, और जो भावनात्मक वोट है वो शायद मिलेगा आपको। ये मुद्दा ज्यादा बड़ा आपके लिए चुनाव। पहले उस मुद्दे को डिस्कस करते हैं जिसकी बात होती है, जेबीटी घोटाला, उसके बाद जेल। अगर आज कोई भी सीबीआई के बारे में अगर आप न्यूज देखते हो तो सीबीआई जिसके खिलाफ चार्ज पैदा करती है, चार्ज खड़ा करती है, वो इतना न्यूज नहीं बनता। खुद सीबीआई का काम करने का तरीका, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट उसको पैरट बोले, तोता बोले, कुछ भी बोले, सीबीआई अपने आप में एक जो है विवादास्पद संस्था बन गई है। खुद सीबीआई के रणजीत सिन्हा भी ये बात मानते रहे हैं। लेकिन आज अगर बात की जाए कि क्यों, अगर आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जेबीटी घोटाले को जोड़ते हैं, तो ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि 4 बड़ी इंक्वायरी हुई है, कोई भ्रष्टाचार, एक पैसे का भ्रष्टाचार उसमें साबित नहीं हुआ है। 4 बड़ी इंक्वायरी में 2 सीबीआई की इंक्वायरी है, कोर्ट की इंक्वायरी है, लेकिन आज नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी की वजह से 83 साल के एक एज्ड बुजुर्ग नेता को 10 साल की सजा सुनाई गई है। नेग्लिजेंस ड्यूटी में मैक्सिमम 10 साल की सजा है, वही सुना दी गई। सीबीआई एक लोअर कोर्ट है, न्यायिक प्रक्रिया में भरोसा नहीं है? भरोसा है, इसीलिए हम आगे हाईकोर्ट में अपील कर रहे हैं। और सबसे बड़ी अदालत जो है जनता की अदालत है, जिसमें चुनाव प्रक्रिया एक बहुत बड़ा अहम रोल अपनाती है। तो जनता की अदालत के बीच हम यही बात लेके गए हैं कि कहीं ना कहीं जनता इस बात से सहमत हो कि कांग्रेस का इंस्ट्रूमेंट बन गया। कहीं कोई मामला कहीं साबित नहीं हुआ, लेकिन सजा क्यों हुई? आखिर कोर्ट ने साक्ष्य के भरोसे ही सजा दी होगी। देखिए, नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी जो क्लॉज है उस पर आप कंसंट्रेट कीजिए। नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी कोई
कोयला घोटाले में भी सामने आएगा। और ये बात आपने सीबीआई को तोता कहा, ये ओम प्रकाश चौटाला साहब जब जेल में नहीं थे उससे पहले ये नहीं कहा जाता था, लेकिन जब से जेल में गए तब से तोता बता रहे हैं। ये कार्रवाई चल रही थी उसी वक्त ये सारी चीज सामने आई। हम कोयला घोटाले की बात को ले लेते हैं। नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी प्रधानमंत्री पर भी बनेगी, जब उन्होंने अपने देखरेख में सब कुछ सही नहीं होने दिया, कोयला घोटाला हो गया। वही शीला दीक्षित पर बनेगी, कॉमनवेल्थ का घोटाला उनके सामने इतना बड़ा हो गया कि कलमाड़ी जी एक बहुत बड़ा हवा बन गए, खेल से पूरा साफ कर दिया गया कलमाड़ी जी को। अगर ये नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी के क्लॉज सामने आएंगे, शीला दीक्षित कम से कम 125 साल के लिए अंदर जाएंगी, आपको बता देता हूं। ये सवाल ये भी आपसे कि शायद इसका फायदा लेने की कोशिश जनता के बीच शायद इसीलिए जा रहे हैं भावनात्मक रूप से कि शायद जो सिंपैथी मिलनी चाहिए वो लेंगे। इसका जवाब मैं आपसे लूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकता हूं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस सवाल का जवाब लेंगे अश्विनी जी से हम। सज गया रोहतक का रण, सिरसा में मचा है संग्राम। सोनीपत की चौधर किसके नाम? अंबाला करनाल में होगा घमासान। हिसार में फिर होगा लाल वार। भिवानी में किसका चलेगा सिक्का? फरीदाबाद पे किसका होगा कब्जा? गुड़गांव से कौन मारेगा बाजी? कुरुक्षेत्र पर किसकी होगी विजय? देखिए चुनावी महाकवरेज 2014 सिर्फ आई विटनेस न्यूज पर। गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग बेटे। आपसे एक बात पूछूं? पूछो बेटा। ये मेरा वोट डालने का पहला मौका है, मैं वोट किस पार्टी को दूं? बेटे वोट डालते वक्त 3 बातों का ख्याल रखना, नीति, नीयत और नेता। और इन तीनों बातों पर कांग्रेस पार्टी ही खरा उतरती है। पहली बात नीति, जैसे कांग्रेस पार्टी की गरीब से गरीब का भला करना। और ये कांग्रेस सरकार ही है जिसने गरीबों को मनरेगा दिया, गरीबों को भोजन का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया और सूचना का अधिकार दिया। हाँ, ये सब तो कांग्रेस ने ही दिए हैं। दूसरी बात नीयत, जमा साफ, जैसे सोनिया जी की है, राहुल जी की है। समाज के आखिरी पायदान पर खड़े गरीब से गरीब का भला करना। हाँ, ये तो सही बात है दादाजी। तीसरी बात नेता, राहुल गांधी, जो मैं की बात नहीं हम की बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है। और आज की सबसे बड़ी जरूरत देश को युवा नेतृत्व देने की क्षमता रखा है। ठीक कहते हो दादाजी, मेरा पहला वोट कांग्रेस पार्टी को और आपका भी। कांग्रेस को सफल बनाए। तो चुनावी रण में सभी राजनीतिक पार्टियां कूद चुकी हैं। अब वक्त कम है और तैयारियां ज्यादा करनी है। प्रचार का वक्त भी आया हुआ है। हमारे साथ 4 राजनीतिक प्रतिनिधि बैठे हुए, उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। हम सीधे हम उनसे सवाल करेंगे, लेकिन एक बात मैं इनसे पूछ लेना चाहता हूं। अश्विनी चोपड़ा जी से मैं बात कर रहा था, हमारे माफ कीजिएगा अश्विनी वर्मा। अश्विनी जी, हमारे एक दर्शक है, आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। चलिए। मैं वायुधारी रिटायर्ड ईटीओ में मैं बताऊं कथी करती हूँ, क्या फर्क है चौटाला साहब की। मैं जब यहाँ एक मिनट आपका भी वक्त आएगा, आप शांत रहिए। चलिए, मैं रोकना चाहूंगा आपको, नहीं तो फिर मुझे चलिए सुनिए। मैंने आपको कहा कि आप दर्शक बन के रहे, अपने जज्बात पे काबू रहे। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे हम। सर, कहते हैं बहुत दुख होता है जब कोई अपना दर्द सेक कर हारा हो और आप कुछ नहीं कर पाए। निकी के पापा की तबीयत खराब हुई तब ना तो आसपास कोई अच्छा डॉक्टर था और ना ही अस्पताल, और तब मैं कुछ नहीं कर पाई थी। तभी मैंने मन में ठान लिया कि मैं अपनी निकी को एक दिन जरूर डॉक्टर बनाऊंगी और मेरे इस सपने को सच करने में
मेरी मदद की हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने, जिन्होंने अपने ही राज्य में कानपुर में महिला मेडिकल कॉलेज स्थापित किया। और मम्मी, आजादी के बाद ये देश का पहला महिला मेडिकल कॉलेज है। और मेरी बेटी उसी महिला मेडिकल कॉलेज में अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। इसलिए मेरा वोट कांग्रेस को। और मेरा भी। सज गया रोहतक का रण, सिरसा में मचा है संग्राम, सोनीपत की चौधर किसके नाम, अंबाला करनाल में होगा घमासान, हिसार में फिर होगा लाल वार, भिवानी में किसका चलेगा सिक्का, फरीदाबाद पे किसका होगा कब्जा, गुड़गांव से कौन मारेगा बाजी, कुरुक्षेत्र पर किसकी होगी विजय। देखिए चुनावी महाकवरेज 2014 सिर्फ आई विटनेस न्यूज पर। तो सियासी पार्टियां एक और प्रचार में मस्त है, तो वहीं नेताओं के साथ विवाद भी चुनावी सवन में खूब हो रहे हैं। विवाद भी ऐसे जो सियासी इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाएं। सियासी पार्टी और उनके दिग्गज नेता चुनावी मैदान में शय और मात के खेल में एक दूसरे को मात देने के लिए पूरी ताकत से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। केंद्र और प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस इन दिनों प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रचार में जुटी है। 2 लोकसभा चुनाव में 9 सीटों पर कब्जा जमाने वाली कांग्रेस इस बार भी बड़ी जीत दर्ज करने का दावा कर रही है। इस दावे को हकीकत में तब्दील करने का जिम्मा खुद मुख्यमंत्री हुड्डा ने उठाया है। सीएम हुड्डा कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रदेश भर में रोड शो कर रहे हैं, तो वहीं उनकी पार्टी का नाम विवादों से भी जुड़ रहा है। प्रदेश की आबकारी मंत्री किरण चौधरी के नारनौल में चुनाव प्रचार के दौरान किसी ने उन पर पथराव कर दिया। इस हमले में किरण चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गई। उनकी बेटी और भिवानी से कांग्रेसी उम्मीदवार श्रुति चौधरी ने बीजेपी पर हमला करवाने का आरोप भी लगा दिया। चुनावी समर में विवादों से नाता दूसरी पार्टियों का भी जुड़ रहा है। ताजा विवाद आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा। दादरी में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को किसी अनजान शख्स ने थप्पड़ मार दिया। इस थप्पड़ के बाद केजरीवाल ने विपक्ष पर आरोप लगाया। इससे पहले केजरीवाल को रोहतक में रैली से पहले और फरीदाबाद में रोड शो के दौरान काले झंडे दिखाए गए थे। वहीं बीजेपी हचका और इनेलो भी विवादों से बच नहीं पाई। पहले बीजेपी हचका इनेलो के बीच महागठबंधन के अटकलों को लेकर कई तरह की चर्चाएं सामने आई थी। गठबंधन या महागठबंधन तो सिरे नहीं चढ़ पाया, लेकिन तीनों सियासी पार्टियों में मची हलचल ने सियासी गलियारों में चर्चा जरूर बटोरी, जो अब तक जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि इनेलो की ओर से उन्हें गठबंधन के लिए मोटी रकम की पेशकश हुई थी। बाद में रामविलास इस बयान से पलट गए। अभी 2000 करोड़ रुपए जो डाला 20 तारीख तक गठबंधन करने के लिए ऑफर कर रहे थे, ये कहाँ किसको ऑफर किया था, कहाँ किया था, किससे? नहीं, मैंने तो नहीं कहा। आपका स्टेटमेंट टेलीविजन पे चल रहा है, चल रहा है कि भी 1000-2000 करोड़ का विनोद शर्मा था, अगर मैंने सौदा करना होता तो मैंने उसको हल्का में क्यों रोका, और 20 तारीख तक चुनाव गठबंधन की बात करते 1000-2000 करोड़ रुपए की बात कर रहे थे। ये दोनों स्टेटमेंट आपकी चल रही है, तो उसमें क्या सच्चाई क्या है? कोई स्टेटमेंट वैसे निकल गया या वास्तव में कोई? नहीं, देखिए 2 बातें हैं। रामविलास शर्मा हरियाणा की राजनीति की एक 40 साल की सच्चाई है, और बहुत से दबाव आते हैं, बहुत सी बात आती है, एक आरोप लगता है। भाई 2.5 साल से इस सवाल का हम जवाब दे रहे हैं
कि आपका कल गठबंधन हो रहा है, कल हो रहा है। मैं लगातार सुरेंद्र धीमान को टेलीफोन पर भी बताता रहा हूं कि बीजेपी हज का गठबंधन रहेगा, लोकसभा में भी यही रहेगा और विधानसभा में भी। अब हम उसकी बात करते हैं कि ये वो वैसे ही निकल गया या वास्तव में 1000-2000 करोड़ रुपए की ऑफर गठबंधन के लिए, ये तो आपस में